एवं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान संपोषित द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन एक महान अवसर पर हो रहा है। जन्म शताब्दी मना रहे हैं स्वनाम धन्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व वो आयामी था। सर्वप्रथम इस व्यक्तित्व को संसार के सामने पुनः उपस्थित करने के लिए मैं आयोजक समिति के समस्त कार्यकर्ताओं को और विशेषकर विनोद कुमार जो प्राध्यापक और डॉक्टर हैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यह अवसर दिया कि मैं एक लघु संदेश आप तक पहुँचा सकूँ। जो मुझे इसमें भाग लेना था इस संगोष्ठी में, परंतु अभी मैं भारत से लौटा हूँ। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में भाग लेने के पश्चात और मैं अपनी व्यस्तता में इस समय अपना समय लगा रहा हूँ। व्यक्तित्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके पहले दर्शन मैंने 2 बार उस समय दिया जब 1990 के दशक में उन्होंने मॉरिशस में पदार्पण किया था। अनेक संस्थाओं में उनके भाषण हुए, उनका शानदार स्वागत। हिंदी स्पीकिंग यूनियन और आर्य सभा मॉरिशस में उन्होंने बड़ा जोरदार भाषण दिए। उस भाषण को सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत प्रबुद्ध वक्ता है, ओजस्वी वक्ता है और यही नहीं कि भारत भक्त है। भारत से मॉरिशस का सांस्कृतिक संबंध को घनिष्ठ बनाने के लिए उन्होंने उस समय संदेश के दौरान अमृत मंत्र दिया और कहा था कि आपके पूर्वज भारत से यहाँ आए और उन्होंने इस देश में हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की सुरक्षा की आपका भी एक कर्तव्य है। उनके ओजस्वी भाषण से बहुत से बड़े प्रभावित हुए थे, उनको अपना प्रेरणा स्रोत मान गए। पूरा उनके दर्शन मुझे उस समय हुआ जब कोई विदेश मंदिर बने हुए थे और विक्रम की नगरी उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए उनको निमंत्रित किया गया था। उस समय मैं विक्रम विश्वविद्यालय में छात्र था। जब सूचना मिली तो मैं उन्हें सुनने के लिए उपस्थित हुआ। विशाल मैदान में विशाल जनसमूह के बीच वे बोल रहे थे। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं विदेश मंत्री जब से बना तो मेरे आसपास पुलिस के सिपाही होते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जब विदेश मंत्री नहीं था तो स्वतंत्र था। मंत्री बनने का मतलब है कि स्वतंत्रता को स्वीकार करना। अतः मैं पुलिस लोगों के बीच में रहा करता हूँ। पर एक बात यह है कि मंत्री बनने के बाद राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए, गंदी राजनीति नहीं, भाई भतीजेवाद को दूर रखना चाहिए। जब से मैं मंत्री बना कई लोग आते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए यह सिफारिश कर दीजिए। मैं कहा करता हूँ यदि मेरा पुत्र आज होता, मेरे वालिद होता तो वे यही कहते हैं कि पिताजी मुझे नौकरी दिला दीजिए, मैं यह करने में समझ न होता। इससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि वे राजनीति नहीं, राजधर्म का पालन करने वाले बड़े देशभक्त रहे। उन्होंने राजनीति के साथ साथ साहित्यिक जगत में भी कदम बढ़ाया। एक बार उनकी पुस्तक में पढ़ी
आज हमें स्मरण दिलाने वाला यह कार्यक्रम प्रशंसनीय है, इसलिए प्रशंसनीय है। कभी मैथिली शरण बुद्ध के शब्दों में उन्होंने कहा था, विचार लो कि मर्त्य हो मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु जो मरो याद जो करें सभी, मरा नहीं वही की जो जिया है और यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। इस कविता का हम साकार रूप देखना चाहते हैं तो हम व्यक्तित्व में देखें श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने इस संसार में जन्म तो लिया, मृत्यु की गोद में गए, परंतु अपना नाम अमर करके क्यों तुम कहने लीजिए कवि के शब्दों में और दूसरों के लिए ही जीते रहे। उन्होंने अपने अनमोल जीवन की एक सांस भारत भूमि, भारत माता को गर्वित ऐसे स्वागत है। आज हम तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव हिंदी परिषद धाराशिव, रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय धाराशिव, तेरणा महाविद्यालय धाराशिव तथा शंकरराव पाटिल महाविद्यालय और पूना कॉलेज पूना के संयुक्त तत्वाधान में आज एक द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और प्रस्तुत संगोष्ठी के लिए विषय है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिंदी कविताओं में अवदान। और प्रस्तुत संगोष्ठी का उद्घाटन समारोह अभी संपन्न हुआ। अब हम द्वितीय सत्र के लिए और जा रहे हैं और इस द्वितीय सत्र के लिए जो विषय प्रवर्तक के रूप में हमारे समूह उपस्थित है डॉक्टर रमेश कांबळे जी, वसंतराव काळे महाविद्यालय की ओर से उनका मैं स्वागत करती हूँ तथा प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर दत्तात्रय मुरुमकर जी है जो मुंबई विश्वविद्यालय से ही, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम के इस सत्र के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक मरडे जी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजी नगर के माननीय सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल के हैं, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और मैं इसके साथ ही शब्द समूह के स्वागत के साथ ही मैं वाइसराय सर जी से निवेदन करती हूँ कि इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर मरडे जी का, अशोक मरडे जी का स्वागत एवं सत्कार करें। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहती हूँ वाइसराय सर जी से ही कि इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर दत्तात्रय मुरुमकर सर जी का भी स्वागत एवं सत्कार करें। तालियां होनी चाहिए। इसके बाद इस कार्यक्रम के विषय प्रवर्तक डॉक्टर रमेश कांबळे सर जी का भी स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ वेंकटेश महाजन महाविद्यालय के वाइसराय सर जी को कि वे उनका स्वागत एवं सत्कार करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद सर। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहती हूँ अशोक मरडे सर को कि इस कार्यक्रम की वे अध्यक्षता को स्वीकार करें। यह और इस सत्र का विषय है अटल जी की कविताओं में वैचारिकता। यह इस सत्र का विषय है और अतः मैं इस कार्यक्रम के विषय प्रवर्तक डॉक्टर रमेश कांबळे जी को अनुरोध करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम का विषय प्रवर्तन करें, इस विषय का प्रवर्तन करें। स्वागत है सर आपका।
वेंकटेश वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव में आयोजित आज जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस सत्र के अध्यक्ष मेरे मित्र अशोक जी मरडे सर और इस सत्र के प्रमुख अतिथि हमारे स्नेही मित्र मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष दत्तात्रेय मुरुगन जी, इस विभाग के विभाग प्रमुख वेदार्य सर, इस सभागार में बैठे हुए हिंदी प्रेमी अध्यापक एवं अध्यापक और विशेष रूप से मैं पहले ही आपके सम्मुख स्पष्ट करना चाहता हूँ, यह संगोष्ठी का ये प्रथम सत्र जो हो रहा है, इस प्रथम सत्र का विषय प्रवर्तक मैं पूर्व नियोजित नहीं था और अचानक रूप से जो मैं आधे रास्ते में था और वेदार्य सर जी का फोन आया कि सर आपको अचानक रूप से हमने विषय प्रवर्तक के रूप में आपको बोलना है, तो मैंने सहज रूप से उसे स्वीकार किया और जो कुछ भी है मेरे विचारों के अनुरूप इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के एक वैचारिकता जो है, इस वैचारिकता पर एक 5 मिनट मैं अपने मंत्रों को रखना चाहता हूं। जब संपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के रूप में हम अटल बिहारी वाजपेयी को उसकी प्रतिमा को, उनकी प्रतिभा को देखने का हम प्रयास करते हैं, तो व्यक्ति की महानता उसके व्यक्तित्व में हमें नहीं दिखाई देती है। और सुबह का जो उद्घाटन समारोह का कुलपति महोदय जी का जब हम संभाषण सुन रहे थे, जब ये एक संघ के साथ जो जुड़े हुए थे और संघ की जो बात की है और संघ की बात करते समय एक समयोचित दृष्टिकोण से जैसे जैसे ये समाज जो है परिवर्तित होता चला गया है, इस संघ की विचारधारा भी एक प्रकार से परिवर्तित होती हुई हमें दिखाई देती है। अब संघ पर ध्यान लगा हुआ है, किंतु जब अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को हम जानते हैं, उनके विचारों को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व जो है एक मानवता के रूप में उभरता हुआ हमें दिखाई देता है। और मानव की मानवता कहां होती है? मानव की मानवता हमें वहां दिखाई देते हैं जहां पर एक प्रकार से जो भारतीय संवैधानिक तत्व होते हैं, भारतीय जो संवैधानिक मूल्य होते हैं, वही मूल्य जो है अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों में हमें निहित दिखाई देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के वैचारिकता में एक प्रकार की समता दिखाई देती है, एक प्रकार का बंधुभाव हमें दिखाई देता है, एक प्रकार की स्वतंत्रता हमें दिखाई देती है और एक प्रकार का मानवतावाद हमें दिखाई देता है। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व जो है हमें एक ऐसे शिखर पर लेकर चला जाता है, वहां पर किसी प्रकार की कटुता हमें दिखाई नहीं देती है। एक राष्ट्रहित की भावना जो है, एक समता की जो भावना है, और वही समता की भावना
इस अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक महानता के प्रति लेकर जाने का हमें दिखाई देते हैं। उनके संसद के जितने भी भाषण को हम देखते हैं या उनकी जितनी एकदम कविताओं को जब हम पढ़ते हैं, उनका हर एक शब्द जो है, हर एक कविता की जो पंक्तियां हैं, तो सभी पंक्तियां, हर एक शब्द जो है इस राष्ट्र हित के दृष्टिकोण से, इस देश की अखंडता के दृष्टिकोण से, और देश की अखंडता के साथ साथ यहां पर हमें देखा जाता है कि अंतिम शब्द के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं कि इस देश का जो हर एक कंकर जो है भौगोलिक सीमा के दृष्टिकोण से, जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो है या धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम दिखाई देते हैं कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो वैचारिकता जो दिखाई देते हैं, वह वैचारिकता है इस प्रकार की जो महान होती हुई हमें दिखाई देते हैं। इसलिए उनके विचारों की जो है आज भी जो इस देश के दृष्टिकोण से, इस देश के राष्ट्रहित के दृष्टिकोण से हमें अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। और उनका जीवन ही इस प्रकार से होता चला गया है। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन एक प्रकार से अहिंसावादी अहिंसावादी। वह कभी भी अपने भाषण के दृष्टिकोण से, जो है किसी भी वैचारिकता के दृष्टिकोण से, अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में अहंकार का भाव कभी नहीं दिखाई देता है। यहां पर एक प्रकार से ममता का भाव हमें दिखाई देता है, और वही ममता जो है अंत में एक प्रतिफल के दृष्टिकोण से, जो एक मिठास के दृष्टिकोण से, उनकी भाषा के दृष्टिकोण से, एक उर्दू भाषा के दृष्टिकोण से, वही अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं एक व्यक्ति के रूप में। अभी सभी देशवासियों ने जो है अखंडता की जो बात होती है, स्वतंत्रता की जो बात होती है, और वही बात को लेकर इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया है। और वही विचारों को लेकर, जहां एक संघ के विचारों को हम विचार करते हैं, और वही संघ के विचार जो आज जो है कि एक संवैधानिक दृष्टिकोण से, एक संवैधानिक तत्वों के रूप में अगर चलते हैं, तो निश्चित दृष्टिकोण से यह पक्ष जो है, ये विचारधारा जो है, इस देश के हित के दृष्टिकोण से अधिक लाभदायक हो जाएगा। इस देश के दृष्टिकोण से, मानवतावादी दृष्टिकोण से रखा जाएगा। वही अटल बिहारी जी के वैचारिकता के दृष्टिकोण से, यह जो मुझे एक चिंतन के दृष्टिकोण से मैंने जो विचार किया है, वही विचार जो है एक भारतीय संवैधानिक तत्व उनमें दिखाई देते। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी का एक विशेष दृष्टिकोण जो मानवतावादी रहा है। इसलिए मैं जो विषय प्रवक्ता के रूप में जो है अधिक बोलना उचित नहीं होता है, उस विषय को न्याय देने के लिए इस प्रमुख अतिथि यहाँ पर मौजूद है। इसलिए मैं अधिक न बोलते हुए जो अंतिम शब्द जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने जो उनकी कविता के माध्यम से कहा था कि यहाँ जब मैं मरने के बाद भी, जब मेरी अस्थि यहाँ पर बिखर जाएगी, तो उस अस्थि के बीच में एक ही शब्द निकलेगा, भारत माता की जय। वही भारत माता का गुणगान करने के लिए, उनके विचारों को आत्मसात करने के, उनके विचारों को आगे चलकर भविष्य के रूप में प्रवृत्त करने के लिए हम इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। आपने विषय प्रवक्ता के रूप में मैंने 2 शब्द सुने, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। इस महाविद्यालय के प्रति मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कविता जो विषय होती है ना, तो भावना और विचारों का समन्वय होती है, और ये भावना और विचारों का समन्वय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं में मुख्य रूप से देखा जा सकता है। और ये वैचारिकता जो होती है ना, उनकी कविताओं में एक महत्वपूर्ण है कि वो बोझिल नहीं लगती, वो कठिन नहीं लगती, वो आसान लगती हम लोगों को समझने के लिए। मतलब आसान भाषा में, आसान शब्दों में उन्होंने हम कुछ बातों समझाने की कोशिश की है। और जिनके विचारों का प्रमुख स्वर जो है, तो हम देखने वाले हैं आगे भी बहुत बड़े बड़े वक्ता हमें उद्बोधित करने वाले, बोलने वाले, समझाने वाले हैं। उनका प्रमुख स्वर रहा है मानवता और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना, मुख्य रहा है उनके स्वर।
और इन्हीं स्वरों को लेकर आज हमारे सामने उपस्थित होने वाले हैं इस कार्यक्रम के इस सत्र के प्रमुख अतिथि डॉक्टर मुरमकर सर जी। और इनका सबसे पहले मैं परिचय देना बहुत आवश्यक मानती हूँ। डॉक्टर दत्तात्रेय मुरमकर सर जी मुंबई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं तथा इनका जब मैं पढ़ रही थी संक्षिप्त परिचय, वो संक्षिप्त न होकर बहुत विस्तृत है और इतना सब कुछ होते हुए भी मैं फिर भी संक्षिप्तता से उनको बारे में तो कहना चाहूँगी। इनकी 23 वर्ष की सेवा है, अध्यापन सेवा, और इसके साथ ही उन्होंने 47 से भी अधिक जो आलेख इनके प्रकाशित हो चुके हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ जो है तो 6 प्रकाशित हुए हैं। इनकी संपादित कृतियाँ 5 हैं और सहलेखन के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, उनकी 5 कृतियाँ हैं और अनुवादक का कार्य भी उन्होंने किया है, उन्होंने 4 कृतियों का अनुवाद किया है। इनके इतने सारे कार्य के योगदान के लिए उनको पुरस्कृत भी किया गया है और इनको सम्मान मिला है यूको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भाषा सेतु सम्मान 2022, कुलाबा जीवन गौरव राज्य स्तरीय पुरस्कार 2023 और कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह स्मृति साहित्य भूषण सम्मान आदि विभिन्न सम्मानों से ये विभूषित है। और इनका जो कार्य है हिंदी सेवा और भाषा के लिए वो चलता रहता है और मैं उनको निवेदन करना चाहती हूँ कि वे आकर हमको लाभान्वित करें। सर आदरणीय मंच सत्र के अध्यक्ष विषय प्रवर्तक रमेश कामले जी, मेरे सम्मुख उपस्थित आदरणीय गुरुवर्य ठाकुरदास जी, मेरे ख्याल से समय 82 वगैरह चल रहा होगा और आपको जन्मदिन की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ दिन पहले ही आपका जन्मदिन हुआ है, ऐसा मुझे याद आ रहा था। आदरणीय सुनील देवधर जी, मेरे विश्वविद्यालय के सहयोगी उद्धव जी भंडारे, जय मैडम, मेरे दो अजीज दोस्त यहाँ उपस्थित है, बाबा साहब और प्रदीप जी, सभागार सभी छात्र छात्राओं विद्वजनों को मेरा विनम्र प्रणाम। जब विनोद जी ने बहुत पहले एक मैसेज दिया मेरे ख्याल से 5 से रिप्लाई दिया नहीं था, मेरी व्यस्तताएं चल रही थी और मुझे भी यह एहसास नहीं था कि यहाँ आ पाऊँगा। फिर बाद में मैंने इस आमंत्रण को विधिवत रूप से हाँ कहा, उनका पत्र आया कि आपको सदन की अध्यक्षता करनी है, तो मैंने कहा कि मेरी व्यस्तताएं हैं और अध्यक्षता के लिए आप बिठाएंगे तो पूरा सेशन मुझे बैठना पड़ेगा, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं सिर्फ बोलूँगा और निकल जाऊँगा। मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू हम सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छी कार्यक्रम पत्रिका बनाई और जितने भी गणमान्य उन्हें दिखाई दे रहे हैं उनको मुख्य अतिथि का मान दिया। कार्यों के कौशल को बांधने का उनका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा और बिना मतलब व्यक्तित्व को हाथ किए हुए ये बहुत मतलब सुंदर। सुबह के सत्र में आदरणीय गुरुवर्य गुरुभाई योगेंद्र सिंह बिसेन जी ने बहुत ही सुंदर वक्तव्य हमारे सामने दिया और जब विनोद जी से मेरी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा कि आप इस विषय पर बोलने वाले हैं, तो मैंने ये कहा था कि विषय को न बांधते हुए एक कुछ मुक्त चिंतन के रूप में मैं अपनी बात करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पत्रिका में देना है, तो मैंने वाजपेयी जी की वैचारिकता को लेकर के कुछ बात कहूँगा ऐसा कहा। वैचारिकता के सरोकारों को आदरणीय बिसेन जी ने सुबह के सत्र में रेखांकित किया है और वो जग जाहिर है स्पष्ट है। मैं थोड़ा सा अलग स्थिति में हूँ और अलग ढंग से सोचने वाला भी हूँ, इसलिए अभी 6 तारीख को जब मैं कोलकाता में था तो वहाँ पर भी मैंने ये बात उठाई थी। हम मतलब भारतीय स्थिति में आ चुके हैं, हकीकत के शब्दों में अगर हम कहें तो सभ्यता के संघर्ष के दौर में
अब आए। ये सभ्यता के संघर्ष का जो दौर रहा है, ये उन राष्ट्रों के भीतर निर्मित होता हुआ दिखाई दे रहा है जो औपनिवेशिक दासता के भीतर से अपने आप को अब मुक्त करना चाहता है और अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के जरिए राष्ट्र के पुनर्निर्माण पर जोर दे रहे हैं। और इस प्रकार का जो पुनर्निर्माण रहा है वह प्रत्येक राष्ट्र के सामने दो प्रकार की चीजें उपस्थित करता हुआ दिखाई देता है। इसकी कुछ सुविधाएं भी है और इसकी कुछ चुनौतियां भी है। उस सुविधाओं और चुनौतियों के बीच ये महाविद्यालय, यहाँ के आयोजक एक ऐसे विषय पर बहस करना आरंभ कर रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, देश की उस सामाजिक संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण रहा है जिसके भीतर भारत रत्न आदरणीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के अवदान के संदर्भ में है। अवदान का जिक्र उन्होंने किया। दिव्यावदान बौद्ध साहित्य का सबसे प्रामाणिक और उत्कृष्ट ग्रंथ रहा है और वहीं से बौद्ध साहित्य और संस्कृत की एक विरासत उन्हें मिली है। ये एक बहुत अच्छी और सुंदर बात रही है कि भारत बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश रहा है। इस बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश के भीतर नेतृत्व अगर इस प्रकार का चाहिए तो उस नेतृत्व की तरफ देखते हुए इस देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को संसद में सुना था, तब कि ये भविष्य में होने वाला प्रधानमंत्री है। पंडित जी थे और भविष्यवाणी साबित की थी। हम थोड़ा बहुत ज्योतिष्य पर विश्वास अगर रखते हैं तो ये हमें बहुत सहजता से पता चल जाता है। मराठी में जो कहावत है, लेकर सिपाही पालने जिसका, अब वाजपेयी जी के बच्चे थे नहीं, लेकिन संसद में जब आए थे तो उन्होंने इस व्यक्तित्व को देखा था, परखा था और समझा था। ये निश्चित रूप से अलग बताया था, एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व क्यों रहा है। जैसे कि बिशन सर ने सुबह हमें बताया कि आदमी अच्छा है लेकिन पार्टी अच्छी नहीं। ये आदमी अच्छा होने का मतलब क्या है और इस प्रकार की अच्छाइयां उनके भीतर और कौन सी अच्छाइयों के भीतर वे लगभग भारत में उनके साथ पार्टीगत शत्रुता रही लेकिन व्यक्तिगत शत्रुता नहीं रही, इसलिए व्यक्तिगत आजाद शत्रु के रूप में रहे। कोई उनका विरोधी नहीं था जहां तक मैं देख रहा हूं। नेहरू के समय से लेकर के इंदिरा गांधी के समय से लेकर के वर्तमान तक उनका कोई विरोधी न रहा, विरोधी पक्ष में भी नहीं रहा। अन्यथा जिनेवा की परिषद में भेज करके उनके शुगर बीमारी का इलाज इंदिरा नहीं करना। तो ऐसी कौन सी चीज रही है वाजपेयी के व्यक्तित्व में जो उन्हें अजेय बना देती या उन्हें कविता की सरकार के भीतर से एक अलग भूमिका में हमारे सामने रखती हुई दिखाई देती है। दो स्तर पर मैंने इनको जानने की कोशिश की, एक उनकी कविता के स्तर पर से और दूसरी उनके व्याख्यानों के। ये तो दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही है वाजपेयी की, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक मुझे दिखाई देता वाजपेयी व्यक्ति रूप में, कविता के रूप में जहां जहां आते हुए दिखाई देते हैं, वह राष्ट्र प्रथम भाग में हम इस प्रकार की भूमिका लेकर चलते हैं जो कि इस देश के निर्मिति के लिए, निर्माण के लिए या पुनर्निर्माण के लिए, कुछ लोग उसे पुनरुत्थान भी कहेंगे, पुनरुत्थान के लिए ये निश्चित ही बहुत ही जरूरी रहा हुआ हमें दिखाई देता है। इसलिए वाजपेयी जी की कुछ अपने
राजनीतिक उत्तरदायित्व और सामाजिक जिम्मेवारियों के जो सरोकार थे वह थोड़े से व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के पैदा होने के लिए मुझे दिखाई देते हैं। ये व्यापक दृष्टिकोण ही उनका था जो उनको सबके भीतर समान भूमि पर खड़ा करता हुआ हमें दिखाई दे रहा और मेरे ख्याल से हर स्थिति के भीतर वह अपने आप से आत्मसंघर्ष कर रहा है। उनकी लगभग सारी कविताएं उदासी, निराशा, प्रेरणा, ऊर्जा इन भावों से भरी हुई मुझे दिखाई देती है। जो समय समय पर उनके सामने चुनौतियां भीतर से और बाहर से भी निर्माण होती थी, उस सारी चुनौतियों के साथ वो संघर्ष करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस संगोष्ठी के बहाने अगर हम ये सोचना चालू करते हैं, आरंभ करते हैं कि क्या हम वाजपेयी की वैचारिक विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं, क्या वाजपेयी की उस वैचारिक विरासत को सार्वभौमिक बनाना चाहते हैं, सार्वदेशिक बनाना चाहते हैं। अगर ये भूमिका इस आयोजन के पीछे रही है तो निश्चित ही प्रशंसनीय रही है, क्योंकि उनकी कुछ भूमिकाएं जो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही हुई हमें दिखाई देती है। खासकर उनके राजनीतिक उत्तरदायित्व, राज्य धर्म के पालन और यह उन्हें उनके संगठन के भीतर से प्राप्त हुआ। संगठन ने उनको जिस नैतिक संस्कारों के भीतर विकसित किया, गढ़ा का शब्द में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, विकसित किया, वे आजीवन संस्कार उनके अपने भद्रभाव को विकसित करने में बेहद सहयोगी रहे हुए हमें दिखाई देते हैं। इसलिए परवर्ती काल में राजनीतिक दायित्व को ठीक ढंग से न निभाने वालों को भी वह फटकारते हुए हमें दिखाई देता है। निर्मल वर्मा की भाषा में अगर मैं कहूँ, शब्दों में कहूँ, तो जिस भाषाई सांस्कृतिक विस्थापन की स्थितियों को निर्मल वर्मा अपने संपूर्ण साहित्य में देख रहे थे, उस प्रकार की स्थिति को अवगत रूप में वाजपेयी अपनी कविता में महसूस कर रहे हैं। और इस बात को तभी समझा जा सकता है जब हम उनके साथ आत्मस्थिति के रूप में, आत्मालोचना के रूप में देखना चाहते हैं या उस चीज को हम परखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से क्या खोया क्या पाया, इस स्थिति तक वाजपेयी जब पहुंचते हैं तो वह सारी जगत यात्राएं उनके जीवन के अनुभवों के रूप में जो उन्हें प्राप्त हुई है, संस्कारों के रूप में जो उन्हें प्राप्त हुई है, शिक्षा के रूप में उन्हें जो प्राप्त हुई है, वैचारिकता के सरोकार के रूप में उन्हें जो प्राप्त हुई है, वह दिखाई देती है। और इसलिए इस कविता में वो कह रहे हैं कि काल की कपाल पर लिखता बिताता हो। हमारे यहाँ एक उदाहरण रही, काल कपाल पर हमें पहले लिख करके भेज देता है। और एक कवि इतना साहसी है कि वो काल के कपाल पर लिख रहा है। काल के कपाल पर लिखने का साहस कभी कर सकता है, कोई राजनेता नहीं करता। और उसके लिए नैतिक सामर्थ्य होना बहुत जरूरी होता है, जो वाजपेयी जी के भीतर सदैव रहा। और शायद यहीं पर वो सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ हमेशा आग्रही रहे थे। हम शिकायत उन्हें अपनों से भी थी और परायों से भी। ऐसा नहीं है कि हमारी शिकायतें होती नहीं है, इसलिए अपने बीती बातों पर वह जब दृष्टि डालते हैं, आप बीती पर दृष्टि डालते हैं, लाखों वर्ष पुरानी अपनी संस्कृति को, अपने राष्ट्र की स्थिति पर वह सोचना शुरू करते हैं जिसमें वह जी चुके थे, रचे बसे थे।
उस चिंतन को आरंभ करते हुए हमें दिखाई देता है। और एक निहायत नितांत महत्वपूर्ण मानवीय दार्शनिक संदर्भों की स्थिति तक कविता को ले जाते हुए हमें दिखाई देता है। ये बिल्कुल सही बात है कि संगम में एक जगह रुकना ठहरना संभव नहीं, जैसे किशन जी ने भी कहा। वाजपेयी जी के व्यक्तित्व में भी ये कभी नहीं, ठहराव उनके व्यक्तित्व में कहीं नहीं, रुकना उनके व्यक्तित्व में कहीं नहीं। वह चरितम चरे चरितम चरे की भूमिका में सतत रहे हुए हमें देखने मिलता है। इसलिए कविता को वही बात करते हुए आज दिखाया जाता है। आज यहाँ कल कहाँ कुछ है, कौन जाना का जाना इधर है। क्योंकि ये जाना जो रहा है वह पूर्व निर्धारित नहीं है, वह पश्चिम निर्धारित होता हुआ हमें दिखाया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी उनके व्यक्तित्व के सामने आती हुई हमें दिखाई देती है जो उन्हें हमेशा खींचती हुई दिखाई। इसलिए उस दार्शनिक स्थिति तक वह कविता को लेकर के चले जाते हैं जहां दार्शनिक स्थितियां जीवन की क्षणभंगुरता को व्यक्त करती हुई हमें दिखाई देती। क्षणभंगुरता के आत्मबोध को विकसित करते हुए हमें दिखाई देती है। जन्म मरण का विरत फेरा जीवन बंजारों का डेरा कहते हुए हमें दिखाई देता है। जिससे छुटकारा हमें असंभव रहा है, जिसके भीतर ही हमें अपने कार्यों की उपलब्धि साधनी होती है, बांधनी होती है, ये भूमिका उनके भीतर आती हुई आती है। लेकिन इस स्थिति में भी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व जो रहा है, परिस्थितियां जिधर ठेल रही है उधर जाने वाला नहीं। वे अपने धुन के पक्के थे, मूल्यों विचारों के बहुत पक्के थे, व्यक्तित्व की दृढ़ता उनके भीतर प्रचंड थी। और यही गुण उनके कविता व्यक्तित्व में, और जब प्रधानमंत्री हुई उसके बाद या उसके पहले दिए हुए संकलित भाषणों में भी हमें देखने मिलेंगे। और शायद यही वह जगह थी जहां वह अपनी प्रसिद्ध कविता लिखते हुए हमें दिखाई देती है। अंतर की चीर व्यथा पलकों पर खिटकती है, लेकिन हार नहीं मानूंगा, रात नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखना बिताता हूँ, गीत नया गाता हूँ, वाली चीजें उनके भीतर से प्रस्फुटित हुई हमें देखेंगे। ये चीज जो रही है मेरे ख्याल से उनके व्यक्तित्व को अत्यधिक दृढ़ करती हुई दिखाई, कठोर नहीं, दृढ़ करती हुई हमें दिखाई। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थितियां, देशांतर निर्माण होने वाली स्थितियां, इस सारी स्थितियों को जब वो जानने लगे थे, समझने लगे थे, तब उनकी कविता के वैचारिक सरोकार भी अपने मूल्यों के साथ एक निष्ठ रहते हुए अपने भीतर और बाहर जब वो देखते हैं, बेनकाब चेहरे है, दाग बड़े कह रहे हैं, टूटता तिलस्मा, आज सबसे मैं खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ कि बात उनके भीतर आती हुई हमें सच बड़ा कड़वा होता है। जो सच्चाइयां वह देख रहे थे देश के भीतर, समाज के भीतर, अपने भीतर, उससे वह अचंभित भी हो रहे थे और कभी कभी भयभीत भी हो रहे थे। लेकिन वह डीपते हुए कहीं पर भी हमें देखने के लिए मिलते नहीं। वह यथार्थ के ठोस धरातल पर बने हुए व्यक्तित्व थे, और जो व्यक्तित्व यथार्थ के ठोस धरातल पर बना हुआ होता है, मुझे नहीं लगता कि वह उसको कोई खेल पाता है। और वाजपेयी के भीतर इसी प्रकार का विचार और चिंतन रहा है, बहुत दृढ़ता के साथ बैठा हुआ। इसलिए कविताएं एक तरफ राष्ट्रभक्ति के स्फुरन को लेकर के आती है, देश की चिंताओं को लेकर के आती है,
अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को व्यक्त करते हुए हमें दिखाई देती है और स्वयं की उस मानसिक मनोदशा को हमें देखने के लिए मिलती है। उसकी मानसिक मनोदशा जो रही है वो बहुत ही महीन और सुंदर ढंग से कविता के भीतर वह अभिव्यक्त करते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। जब व्यक्ति का यथार्थ से परिचय हो जाता है तो कई तिलस्म जो है वो टूटने लगते हैं, और जब ये तिलस्म टूटने लगते हैं तो सच्चाइयां सामने आ जाती हैं, और जब सच्चाइयां सामने आ जाती हैं तो व्यक्ति अधिक पारदर्शी होता है, और यही उनके व्यक्तित्व की पारदर्शिता है। इसलिए उनकी कविता अभिधा में भी बात करती है। उनकी कविता का कलात्मक कौशल अगर बहुत सौंदर्य शास्त्रीय ढंग से मूल्यांकित करने की हम कोशिश करते हैं तो हमें वह उपलब्ध होते नहीं, लेकिन अभिधा में जो कहते हैं वह बहुत ही मूल्यवान रूप से हमारे सामने आता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए सच के पहले कुचले होने की बात वह अपनी कविता में लगातार करते हुए हमें देखने के लिए मिलती है। ये दो स्तरों पर चलता हुआ हमें दिखाई देता है, अक्सर उनके भीतर भी और देश की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के भीतर। कोई भी व्यक्तित्व जो रहा है वह एक साथ एक ही बात कहता नहीं है, और खास करके कभी तो बिल्कुल नहीं कहता, और जब ऐसा कोई कहता है तो वो भी घरा होता हुआ हमें दिखाई देता है। वास्तविक के भीतर की दृष्टि नहीं लगी कुछ ऐसी नजर बिखरी शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता। अगर अपने 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 साथ अगर खड़े नहीं होते हैं तो व्यक्ति अकेला होता है। ये उनका व्यक्ति का अकेलापन जो रहा है वह राष्ट्र के अकेलेपन के साथ जोड़ करके देखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी राष्ट्र के अकेले होने की बात कहते हुए दिखाई देती है, जिसका जिक्र सुबह विशेष किया। वास्तविक रूप से इस देश को खड़ा करने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परिणामों को देखना बहुत जरूरी होता है, उनकी संभावनाओं को देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई राष्ट्र अपने ही मूल्यों पर हम आगे बढ़ेंगे, हम किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, इस दृढ़ता के साथ आता है, तब वह अपना निर्माण करता हुआ दिखाई देता है। मेरे ख्याल से वाजपेयी जी ने राष्ट्र के निर्मित के संदर्भ में इसी प्रकार की भूमिका को हम समझौते नहीं करते, कोशिश कर रहे थे वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खास करके पड़ोसियों के संदर्भ में। इसलिए मीठी छुरियां घुटी हुई वो अपनी कविता में महसूस करते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है और भीतर भी है, हमेशा इस दोनों स्तरों पर वह चलती हुई हमें दिखाई। इस दोनों को वो बहुत अच्छे से समझते हुए पीठ में छुरी चांद सी बात है। मतलब प्रतीकों का प्रयोग कैसे करना है, अगर बहुत अभिधा में भी वह आती है तो वह वाजपेयी जी के भीतर आती हुई हमें दिखाई देती है, और शायद ये उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के भीतर या देश के नेतृत्वकारी भूमिका के भीतर बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही शिद्दत से महसूस होता हुआ या उभर कर आता हुआ हमें देखने को मिलता है। काव्यात्मक गंभीरता कितनी है इसके संदर्भ में हमें सोचना है, लेकिन उनके मनोभाव जिस पद्धति से कविता में आता है वे बहुत महत्वपूर्ण है, और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कविता नितांत व्यक्तिगत चेतना से जुड़ी होती है, और फिर वह समाज राष्ट्र की परिधि को विकसित करते हुए हमें दिखाई देती है। प्रसाद की मनोभूमिका लगभग इसी प्रकार से हुई थी, इसलिए आंसू से शुरू होकर के फिर कामायनी तक आते हुए हमें दिखाई देता है। मेरे ख्याल से अगर सुबह बशीर साहब जो कह रहे थे कि अगर वो राजनेता नहीं होते तो क्या होते, तो बड़े कवि होते, निश्चित रूप से होते, और बड़े, इस समय तो है ही, लेकिन और बड़े कवि होते
जो वैश्विक शक्ति के रूप में, वैश्विक फलक के रूप में हो सकते थे। फिर विश्व के सारे नामी गिरामी कवियों को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, उस स्थिति तक निश्चित रूप से पहुंच चुके होते, क्योंकि प्रतिभा जन्मजात उन्हें प्राप्त है। और जिन्हें प्रतिभा प्राप्त है वह निश्चित रूप से बिना किसी घुमाव फिराव के अपनी बात जो है वह करते हुए हमें देखने को मिलता है। इसलिए जीवन में जो जिया, जो भोगा, जो अनुभव किया, उसको बहुत ही प्रामाणिकता के साथ कविता में उतारा। कभी कभी दूसरों की कटु आलोचना और अपनों को नसीहतें भी, और इस प्रकार की नसीहतें देना बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ हमें देखने को मिलता है। एक बेलाग व्यक्तित्व रहा हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक, कोई संकोच नहीं, कोई ये सोचने वाला नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे और मैं कैसे बोलूंगा, कैसे नहीं। इसलिए जब वो कहते हैं कि नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, विवाहित जरूर, लेकिन राष्ट्र की निर्मिति के संदर्भ में जब वो सोचते हैं तब वो कहते हैं कि इसमें नैतिकता के प्रतिमानों को लेकर के कोई समझौता नहीं हो सकता। वहां प्रखरता उनकी वहां दिखाई देती, जो उनके व्यक्तित्व के भीतर से आती हुई हमें देखी। संगठन के संस्कारों के नैतिक बंधनों से आती हुई हमें देखी और सहर्ष इसको उन्होंने स्वीकार किया। उनकी बहुत सारी कविताओं में उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत मूल्य जो है वो थोड़े से समान अंतर पर मुझे दिखाई। एक बराबर फासला उन्होंने रखा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और शायद यही कारण रहा है कि राष्ट्र निर्मिति का उनका जो सपना रहा है वह उदारतावादी रहा है, सर्वसमावेशी रहा है। इसलिए सर्वदलीय लोग उन्हें शायद ये कहते होंगे कि आप में अच्छा है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों के भीतर से राष्ट्र के घेरे को समझना, ये उन्होंने वैचारिक रूप से, आधारभूत रूप से जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, उनके भाषणों को पढ़ते हैं, तो मुझे ये दिखाई देता है कि उन्होंने ये सारी चीजें विवेकानंद से पढ़ी। विवेकानंद के व्यक्तित्व का बहुत जबरदस्त प्रभाव वाजपेयी के संपूर्ण व्यक्तित्व पर रहा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए भाषणों में अक्सर वह वाजपेयी जी अक्सर विवेकानंद जी का उल्लेख करते हुए हमें दिखाई देते हैं। कविता में तो वो नैतिक रूप से उसी विचारधारा से अनुप्राणित होते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। शिक्षा मंत्रियों की मंत्रिपरिषद में जब उन्होंने भाषण दिया था तब वहां पर भी विवेकानंद के इस विचारों को वह व्यक्त करते हुए हमें दिखाया। राष्ट्र के निर्माण में मानव संसाधन की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उस भूमिका को पहले वह रेखांकित करते हैं। विकास क्या होता है वह बताता है, विकास कैसे होता है वह बताता है। देश में शिक्षा का महत्व किस प्रकार विवेकानंद ने रेखांकित किया था वह हमें स्पष्ट करते हुए दिखाई देता है। इसलिए वो साफ साफ कहते हैं देश के विकास का मतलब यही है कि यहाँ का हर नागरिक शिक्षित, देश का हर ग्रामीण हिस्सा विकसित, यहाँ की महिलाएं अधिकार संपन्न बने, यहाँ के श्रमिकों की उत्पादकता बढ़े, स्वास्थ्य और आहार में
जिसमें सामाजिक न्याय हो और देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया लगातार चलती है। बाद में क्या हुआ इसके संदर्भ में मैं कुछ कहूंगा। लेकिन वह विवेकानंद के उस शैक्षिक उपदेश को याद कर रहे थे इस शिक्षा परिषद के भाषण को देते समय, जहाँ विवेकानंद ने कहा था, और वो बताते हैं कि विवेकानंद ने सबसे पहले ये जाना कि भारतीय समाज में किन किन प्रकार की बुराइयां है और उसको मिटाने का साधन कौन सा है। तो विवेकानंद ने यह पाया था कि शिक्षा है। यह अलग बात नहीं है कि देश के दो बड़े दार्शनिक विचारक, जिनको कभी कभी प्रचंड बौद्ध भी कहा जाता है, उनमें आदि शंकराचार्य भी रहे और विवेकानंद भी रहे। आयोजक के मन में क्या था अवधान रखने के पीछे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सोचने की कोशिश उस ढंग से कर रहा हूं। विवेकानंद की जो भूमिका रही थी वह देश को विकसित और प्रगतिशील बनाने की रही थी। इसलिए देश को विकसित और प्रगतिशील बनाने में इस देश के हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। ये भूमिका विवेकानंद लगातार रखते हुए दिखाई देते हैं। उनका जो वैचारिक निबंध रहा है युवाओं से, उसमें भी वह इस भूमिका को रेखांकित करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बेलूर गया था मैं, वहां एक मुझे छोटी सी पुस्तक मिली। इसका एक संदर्भ मैंने अम्बेडकर के खंडों में पाया था कि विवेकानंद पर बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव है। सबसे अधिक प्रभावित अगर विवेकानंद किस व्यक्तित्व से थे तो वो बुद्ध के व्यक्तित्व से थे। लंबे समय तक वो भिक्षु बनकर के रहे थे, कुछ समय तक, लंबे समय तक, और फिर बाद में उन्होंने अपने जीवन, धर्म और दर्शन को आत्मसात किया हुआ हमें देखने को मिलता है। और शायद वो तब समझ रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमें राष्ट्र की निर्मिति के संदर्भ में, कि राष्ट्र की निर्मिति के लिए सबका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और वे जानते थे राष्ट्र के पुनरुत्थान की जो कोशिशें चल रही है या जिस प्रकार की स्थितियां हमारे भीतर निर्मित हो रही है, उसमें इसका कितना बड़ा महत्व हो सकता है। विकास के पैमानों के आधार पर शिक्षा एक प्राथमिक स्रोत रहा है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना रहा है, जिसके आधार पर हम यह मूल्यांकित कर सकते हैं कि राष्ट्र कितना विकसित हुआ है। मैं इस आधार पर नहीं कर सकता कि कितने राज्य में कितने प्रतिशत शिक्षितों की संख्या है। वाजपेयी जी भी इस प्रकार नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखें। वो कह रहे हैं कि शिक्षित होना अलग बात है, संस्कारित होना अलग बात है। इसलिए वह संस्कारित होने की अपेक्षा शिक्षा के भीतर से, मेरे ख्याल से संस्कार भारतीय नाम दिया गया है, वह इसी का प्रारंभिक उद्देश्य रहा है। कोई अलग उद्देश्य इसके भीतर नहीं दिखाई दे रहा है। जब वाजपेयी को इस प्रकार की स्थितियां दिखाई नहीं दे रही है तो वह पीढ़ी को भी दिखाई देता है। सामाजिक और राजनीतिक भारत की स्थितियों के भीतर वह अपने आप को उदय प्रकाश की जो लंबी कहानी है उसका जो नायक वाकणकर रहा है और अंत में प्रार्थना का, उस स्थिति में वह पाता है। वाकणकर बहुत जिन्होंने पढ़ा है वाकणकर जान रहा है, लगभग 82 वर्षीय उम्र का यह आदमी लगभग वो जान रहा है कि सत्ता जैसे जैसे हमें प्राप्त होती चली जा रही है वैसे वैसे हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। संगठन द्वारा जो निर्धारित मूल्य थे उस निर्धारित मूल्य से हम दूर होते चले जा रहे हैं। जो उपदेश हमें बिल्कुल आरंभिक बचपन से लेकर के आज तक मिले थे उससे हम विलग होते चले जा रहे हैं। इसलिए वाजपेयी कहते हैं कि सत्ता ही आती है, सत्ता ही जाती है, राष्ट्र बचना चाहिए। सत्ताओं से राष्ट्र नहीं बनता, नागरिकों की दृढ़ता से राष्ट्र बनता है।
और इसी जगह जैसे रमेश जी ने कहा कि वह बेहद मानवीय स्तर की होते हुए हम देखेंगे। मूल्य के स्तर पर वाजपेयी जी कहीं पर भी समझौता करते हैं, कहीं पर कहते हैं कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए लेकिन मूल्य नहीं। इस प्रकार की स्थितियां अगर निर्मित होने की थोड़ी भी संभावनाएं अगर हम विकसित करते हैं तो मेरे ख्याल से ये इस संगोष्ठी की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ऐसे समय में व्यक्तित्व के कृतित्व पर सोचना ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसलिए वाजपेयी जी स्वयं की आलोचना करते हैं, उस कविता को याद कर लीजिए, सत्ता। वैसे रूस जब गए तो लेनिन की स्मृति स्थल पर भी गए थे और उस लेनिन पर लिखी हुई कविता को आप पढ़िए, अनेक प्रश्न चिन्ह उनके मन में निर्माण हो रहे, गर्व करूंगी क्या। सन 25 के वर्ष में अंधकार का बक्ष चीरकर दीपक एक जला था। सन 25 का वर्ष जरा याद कर लीजिए। वह कैसा था, भक्त स्वयं भगवान बन गया, वो मकार की कृति होकर निर्माण बन गया। आज नहीं वह किंतु पत्र 25 से लेकर के आज तक की यात्रा वो एक कविता में इस तरह बांध देते हैं, उसका सारा चित्र और चरित्र जो रहा है हमारे सामने आता हुआ दिखाई। कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया। जहां गाड़ी महाराज हमें बना देते हैं दगड़ाता देव कला, पटराता देव, माचिता देव कला, मानस देव वगैरह वगैरह, हमें उस भूमिका में नहीं जाना चाहिए। वाजपेयी का स्पष्ट अभिमत रहा, आज नहीं वह किंतु पद पर चरण चिन्ह अंकित है, मनु के वंशज प्रणय काल से क्यों शासंकित है, राम कृष्ण यदि गए विवेकानंद शेष। मेरे ख्याल से वाजपेयी के बाद हमने अपनी यात्रा ही बदल दी। प्रलय काल से सोच रहे वाजपेयी, मनु के वंशज प्रलय काल से क्यों शंकित है। प्रसाद जी वहीं से सोच रहे हैं, इसलिए प्रसाद जी को बहुत अच्छी तरह से पता था कि हमारा पतन क्यों हुआ, कौन से कारण रहे, कौन सा उपभोक्तावाद हमारे भीतर पैदा हुआ था और उस उपभोक्तावाद के कारण हमारी संस्कृति का मर्यादा कैसे हुआ। वाजपेयी इस दशक में वही देख रहे हैं। ये उनकी वैचारिक कविता का सरोकार रहा है। इसलिए चिंतन के केंद्र में वह उन सुधारकों को लाते हुए दिखाई देते हैं, उन विचारकों को लाते हुए दिखाई देते हैं, दार्शनिकों को लाते हुए दिखाई देते हैं जिन्होंने भारत के पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दिया, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद। धर्म, संस्कृति, विचार, वैचारिकता की नई अधुनातन व्याख्या करते हुए समाज को आधुनिक बनाने का जो उपक्रम विचारकों ने किया उसको वह याद करते हुए दिखाया। और शायद मेरे ख्याल से वाजपेयी जी की चिंतन में यह प्रलय काल बहुत गहरे और शिद्दत के रूप में था, इसलिए वो कहता है कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, राष्ट्र चाहिए, मूल्य चाहिए, विचार चाहिए, वैचारिकता चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए, दायित्व बोध चाहिए। वो जिम्मेवारी किसी दूसरों पर भी नहीं डाल रहे हैं, खुद पर दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम एक उंगली दिखाएंगे तो चार हमारी तरफ नहीं है, इसलिए वो स्वयं पर ले रहे हैं। कविता के भीतर से इस प्रकार का व्यक्तित्व जो हमारे सामने उभर करके आता है वो पुनः हमें ये सोचने के लिए विवश करता हुआ दिखाई देता है। वाजपेयी के भीतर जो चिंता है
वह सोच रहा है कि अगर हम समझौते करते चले जाएंगे तो कहीं प्रलय काल के संधि में वर में न चले जाएंगे। जहां से हम निकले वहां पुनः न पहुंच जाए। इसलिए उनकी कविता ऐसे ही जगहों पर अधिक मानवीय संवेदनशीलता से हमारे सामने आती है, हमें दिखाई। इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रभक्ति का पूरन उनकी कविता में चंद भरा हुआ हमें दिखाई देता है। हमारे भीतर के आत्मतेज को वह अत्यधिक प्रभावित करता हुआ हमें दिखाई देता है, उसको उत्तेजित करता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन राष्ट्र की निर्मिति के संकल्प को लेकर के वह आम जनों पर अधिक विश्वास करते हुए दिखाई देता है। मेरे ख्याल से यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए कविता में वह आम जन की ओर से सोचते हुए दिखाई देते, खास जन की ओर से नहीं। और यही वह बिंदु रहा है जहां वह अजात शत्रु होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वैचारिक दृष्टिकोण उनका अधिकांश विवेकानंदी होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। विवेकानंद के अनुचर होने का संकेत वह साफ साफ रूप से कविता के भीतर से देते हुए हमें दिखाई देता है। जो मराठी में हिंदी में अनुवादित की है ये कविता, उसके अनुवाद में मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी त्रुटि रही हुई दिखाई देती है। हिंदी की जो मूल कविता रही है, क्यों है शंकित प्रश्नार्थक चिन्ह रही है, मराठी में वह एक बड़ी पाई दी है, उसको पूर्ण कर दिया गया, जिससे कविता का पूरा अर्थ बदलता हुआ दिखाई देता है। आज नहीं वह किंतु पद पर बार बार उनके भीतर आता हुआ दिखाई देता है। चरण चिन्ह अंकित है, बार बार उनकी व्यक्तित्व में उभरता हुआ दिखाई देता है। क्यों शासनकित है, बार बार उनके भीतर आता हुआ दिखाई देता है। और शेष रहने की बात विवेकानंद के साथ ही रह सकती है, अन्य नहीं, ये बात बार बार दिखाई देती है। इसलिए अगली कविता में वे कहते हैं, 5000 साल की संस्कृति गर्व करे या रोए, स्वार्थ की दौड़ में कहीं आजादी फिर से न खोए। हरि भटनागर की वो हवा खान याद कर लीजिए, उदय प्रकाश की और अपनी प्रार्थना याद कर लीजिए, और वाजपेयी की इंग्लिश। क्योंकि साहित्य में अवदान के रूप में अगर हम सोचना शुरू कर देते हैं तो ये सारे सामाजिक संदर्भ हमारे सामने होने बेहद जरूरी होते हैं। सत्ता के खेल को वह बहुत अच्छे ढंग से समझता है, और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सत्ता मनुष्य को मानवीय रहने नहीं दी। और वास्तविक मानवीय व्यक्तित्व, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारी उस अर्थ में मत लीजिए, लेकिन बालसुलभ जो भावनाएं रही है ना, वो भावनाएं वाजपेयी की कविता में नहीं। वो उस स्तर पर नया सपना देखते हुए हमें देखते हैं। इसलिए कविता के भीतर वो तीखे सवाल पूछने से भी कतराते नहीं। 5000 साल की संस्कृति गर्व करे या रोए, स्वार्थ की दौड़ में कहीं आजादी फिर से न खोए, मासूम बच्चों, बूढ़ी औरतों, जवान मर्दों की लाशों के ढेर पर चढ़कर जो सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना चाहता है, उनसे मेरा एक सवाल है, क्या मरने वालों के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं था? न सही धर्म का नाता, क्या धरती का भी संबंध नहीं था? पृथ्वी मां और उनके पुत्र हैं, अथर्ववेद का यह मंत्र क्या सिर्फ जपने के लिए था, जीने के लिए नहीं था? आग में जले बच्चे, वासना के शिकार औरतें, रात में बदलते घर, न सभ्यता का प्रमाण पत्र है, न देशभक्ति का तगमा है। वे घोषणा पत्र है तो पशुता का है, प्रमाण है तो प्रतिष्ठावस्था का है। ऐसे कुत्तों से माँ का निपुति रहना अच्छा था, निर्दोष रक्त से सनी राजगद्दी श्मशान की धूल से भी गिरी है, सत्ता की अनियंत्रित रक्त पिपाशा से भी बुरी है। 5000 साल की संस्कृति गर्व करे या रोए, स्वार्थ की दौड़ में कहीं आजादी न हुई। एक चिंता वाजपेयी की, अगर हमने हासिल किया है 70 साल के संघर्ष के भीतर, उस 70 साल के संघर्ष के भीतर हम अगर सब कुछ गवा बैठे तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
इसलिए उनके भीतर का जो राष्ट्रवाद रहा है वो प्रखर स्व विवेकी रहा, कहीं से आया नहीं। इसलिए आपने आपको चेताता है, अपनों को चेताता है। राष्ट्र का पुनर्निर्माण उस भूमि पे करते हुए हमें देखने के लिए मिलता है जिसमें नए भारत का वो नया चेहरा है, जो सर्वसमावेश होता है, आम जनों का चेहरा होता है। अगर हम थोड़ा सा आगे की स्थिति में पहुंचकर सोचना शुरू कर देते हैं, आगे हिंदी के सबसे चुप रहने वाले लेखकों में से ज्यादा बोलते नहीं लेकिन लिखते बहुत ज्यादा। चुप रहने वाला व्यक्ति क्या करता है? भीतर से सोचता है, बार बार अपने आप को सवाल करता है। इसलिए उनकी अनेक अनेक कविताएं लिखी हैं करके वह आत्मगत सोच को हमारे सामने रखती हुई वाजपेयी के संदर्भ में भी रही समकालीन समय की सच्चाइयों को जब वो रेखांकित करना चाहते हैं तो कविता के भीतर बहुत करते हुए दिखाई देता है कि हमें अपने आप को नैतिक मूल्यों की दृढ़ता के आधार पर विकसित कर रहे हैं, करने की लगभग पूरी तरह से स्थिति में हम आ रहे हैं। ऐसे में शुरू होने वाला जो जीवन रहा है मेरे ख्याल से निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। इसलिए वो अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा नहीं रखना चाहते, जमीन पर रखते। इतनी ऊंचाई कभी मत दे, गैरों के गले में लगे, इतनी ऊंची कभी मत दे। कभी भी पंक्तियां याद करें, बड़े बड़े जैसे पेड़ पंछी कुछ आए जब उन्हें पद्म विभूषण मिला तब इस कविता को पुनः उन्होंने दोहराया। भारत रत्न मिलने पर एक पद्म विभूषण मिलने पर पद्म विभूषण मिलने पर एक कविता को उन्होंने लिखा था, भारत रत्न मिलने पर इस कविता को पुनः दोहराया। जो जितना ऊंचा होता है उतना एकाकी होता है, हर एकाकी होता है, हर हाथ उसमें ही होता है, चेहरे पर मुस्कान का मन ही मन होता है। ऊंचाई झंडे को गाड़े जा सके गौरैया गीत नहीं बना सकती, न कोई छोटा मांदा बढ़ई उसकी छाव में बंदर की चिपक लगा सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि उतनी ऊंचाई मत देना कि मैं अपनों को गले में लगा। वो अपनों के बीच रहना चाहते हैं, अपनों को भीतर से पाना चाहते हैं। और शायद यही एक महत्वपूर्ण बात या विचार उनका रहा है जो उनकी कविता के भीतर से आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए अर्जन गर्जन सर्जन की प्रक्रिया का यह कवि नहीं है, यह कवि क्रियान्वयन का कवि रहा है। और मेरे ख्याल से इसी प्रकार की क्रियान्वयनता जो रही है इस संगोष्ठी के बहाने उपलब्ध कराने का अवसर से महाविद्यालय आपने मौका दिया। इसलिए आप सबके प्रति मैं बहुत ही हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और अपना विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत रत्न कविवर अटल बिहारी वाजपेयी जी का काव्य जो है तो सच में वैचारिकता के प्रत्येक पक्ष को छूता है। उनकी कविताओं में मानवतावाद है, दार्शनिक चिंतन है और लोकतांत्रिक मूल्य भी है। और इन सभी चीज़ों के बारे में आपने अच्छी तरह से हमें निर्देशित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके बाद इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मरडे जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम का अध्यक्ष समापन करें। वेंकटेश महाजन कृष्ण महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिंदी कविता में अवदान अध्यक्षीय समापन की दृष्टि से मैं खड़ा था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि कम शब्दों में मैं अपने वक्तव्य को समेटूं।
आज के इस सत्र के मुख्य व्याख्याता हमारे मित्र आदरणीय प्रोफेसर दत्तात्रेय गुरुकर जी तथा हमारे दूसरे मित्र हमारे सहयोगी रमेश कांबळे सर, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में, उनकी कविताओं के संदर्भ में, उनके विचारों के संदर्भ में विस्तार से अपनी बात यहाँ प्रकट की है। जैसे कि इस हॉल के सामने मुझे प्रमोद महाजन जी की तस्वीर नजर आ रही है। पीछे जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सामने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में प्रमोद महाजन की तस्वीर है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के मानस पुत्र के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। इतना ही प्रसन्न व्यक्तिमत्व जब वे मंच पर खड़े होते हैं तो उनके मुख से इस तरह की वाणी निकलती है जैसे कोई सरस्वती की धारा प्रवाहित हो जाती है। यही वह मंच है। इस मंच से हर साल प्रमोद महाजन जी के नाम पर एक स्वतंत्र वक्तृत्व प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होता रहता है राज्य स्तर पर, और ये वही जगह है। जैसा कि बहुत सुंदर विषय संयोजक द्वारा लिया गया है कि वाजपेयी जी एक संपादक थे, राजनीतिज्ञ थे, कवि थे, प्रखर वाणी की वे अच्छी तरह से संवाद थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रवादी स्वर नजर आता है। 9वीं कक्षा में उन्होंने कविता लिखी, यह ताजमहल, यह ताजमहल। तब से लेकर उनकी कविता का सुंदर ओजस्वी प्रवाह हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रसंघ में हालांकि हिंदी राष्ट्रसंघ की मानक भाषा नहीं है, जो 4-5 भाषाएं राष्ट्रसंघ की, उसमें उनकी वो मानक भाषा नहीं है। फिर भी मानक भाषा बनाने की दिशा में हमारे देश की तरफ से पहल हो रही है, हिंदी को भी राष्ट्रसंघ की मानक भाषा बनाया जाए। वहां जाकर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात कही उसको उन्होंने अपनी कविता को वो बात बताई। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्रसंघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार। हिंदी हिंदी में बोला, देखो सुभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। कह कही दी कबीराए, मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य, स्नेह की सरिता फूटी। इस तरह वे चाहते हैं कि हिंदी अपने देश में भी हिंदी को अच्छा स्तरीय स्थान मिले। वो कहते हैं कि हिंदी घर में दासी है, लेकिन आज के दशा में धीरे धीरे हिंदी का वो स्थान अड़िग होता आ रहा है। जैसे बनने चली विश्व भाषा जो घर घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है, लखकर दुनिया हासी, लखकर दुनिया हासी, हिंदीदार बनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी में, अवधि वो मद्रासी। कह कैदी कबीराए, विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। इस तरह उनका राष्ट्रभाषा प्रेम भी उनकी कविताओं से नजर आता है। राजनीति में सुबह स्वास्थ्य की बात के बारे में चर्चा हुई थी। आदरणीय सर ने कहा कि उनकी बहन को गैस का कनेक्शन तक नहीं मिला था और उन्होंने उसका समर्थन भी नहीं किया था स्वयं वाजपेयी ने। उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि राजनीति में किस तरह के तब भी इस तरह की स्वार्थी प्रवृत्ति थी, उस पर भी उन्होंने कुछ कविताएं लिखी है। बस का परमिट मांग रहे हैं भैया के दामाद, पेट्रोल का पंप दिया दूजे की फरियाद, दूजे की फरियाद सिफारिश काम बनाती, परिचय की पर्ची किस्मत के द्वार खुलाती। कह कैदी कबीराए, भतीजावाद प्रबल है, अपनों को रेवड़ी, मंत्री पद तभी सफल है। बड़ी सुंदर काव्य तब उन्होंने लिखा है। तो तत्कालीन स्थिति दशा आज भी कुछ मात्रा में हो सकता है वो कायम है। एक प्रेरक कवि के रूप में खासकर वाजपेयी जी की कविता को सुनना पसंद करते हैं। यूट्यूब पर जब उनकी कविताएं लगती है तो हम कितना सुने और कितना नहीं, कितना मोह हमें हो जाता है। जैसे वे लिखते हैं, जैसे बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं,
निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस तरह की ओजस्वी प्रखर वाणी निश्चित रूप से हमें सचेत करती है, सक्रिय करती है और कुछ आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए कुछ काम करने में सक्रिय बनाने की कोशिश करती है। आज की इस संगोष्ठी में अध्यक्षीय मंतव्य के नाते मैं यही रुकता हूँ, क्योंकि वो बड़े बड़े मान्यवर है, हमारे आदरणीय गुरुजन है, उनको भी हमें सुनना है अगले सत्रों में। इस यहाँ मेरा अध्यक्ष को मैं यही विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो स्नेह है हिंदी भाषा के लिए जितना था, उनके साहित्य के लिए भी उनके मन में उनकी स्नेह दिखाई देता है, भाषा और साहित्य के लिए। उसी प्रकार से हमारे देश के लिए भी उनके मन में बहुत ही करुणा थी और उनके लिए सदैव प्रेम था, इसीलिए वो भारत को जोड़े रखना चाहते थे। अतः मैं निवेदन करना चाहती हूँ इस सत्र का कृतज्ञता ज्ञापन के लिए डॉक्टर मिलिंद माने सर को। स्वागत है सर आपका। भारत रत्न कविवर अटल बिहारी वाजपेयी की कविता में अवदान द्विदिवसीय संगोष्ठीचं पहिलं सत्र आताच पार पडलं। या सत्राला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले अशोक मर्डे सर माझे मित्र, यांचे आभार मी व्यक्त करतो। तसेच या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले मुरुमकर सर, ज्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितलं की विवेकानंदाच्या विचाराने प्रभावित असलेले अटलजी, जीवनातील अनुभव अटलजींनी खूप प्रामाणिकपणे आपल्या कवितेतून मांडले। तसेच राजकारणात ते नसले असते तर आता आहे त्यापेक्षाही ते खूप मोठे कवी असले असते, असे विचार व्यक्त केले। मुंबईहून आलेले मुरुमकर सर यांचं महाविद्यालयातर्फे मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो। त्यानंतर विषय प्रवर्तक म्हणून रमेश कांबळे उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो। या सर्व सत्राचं संचालन करणाऱ्या राजेश्री तावरे मॅडम यांचा सत्कार वायचळ सर करू इच्छितात। मी त्यांना विनंती करतो की तावरे मॅडम हे सत्र खूप चांगल्या पद्धतीने सांभाळले, त्याबद्दल त्यांचा सर सत्कार करत आहे। तावरे मॅडमचे आभार। तसंच या सत्रासाठी आपण सर्वांनी उपस्थिती लावली व अतिशय पिन ऑफ सायलेन्सने हे सत्र यशस्वी केले, आपल्या सर्वांचेही मी आभार मानतो। व या सत्रानंतर लंच ब्रेक होईल आणि त्यानंतर 1 तासाने आपण परत इथेच यायचं आहे। तिसरे सत्र लगेच सुरू होणार आहे। धन्यवाद।